हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आरआरबी टीचिंग एग्जाम की क्लासेस आपकी चल रही हैं प्रोफेशनल एबिलिटी की, जो कि 50 नंबर का यानी 50% वेटेज आपकी यहाँ पे है। पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। पीजीटी टीजीटी दोनों का सिलेबस सेम है, पीआरटी का अलग है। पीआरटी की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका सिलेबस केवीएस जैसा है। ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 17th क्लास है, इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है। कोई बच्चा पहली क्लास देख रहा है ये, तो वो पहले प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकता है और पहले की क्लासेस कवर कर सकता है। साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग में हमें नेक्स्ट टॉपिक आज जो कवर करना है वो है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का, कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में क्या चीजें होती हैं या किस तरीके की थिंकिंग प्रोसेस, एजुकेशन, उन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो वही हम फर्दर डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में बहुत सारे आ जाते हैं, बट पर्टिकुलरली हमें मेंशन है कि क्रिएटिव, गिफ्टेड, बैकवर्ड, लर्निंग डिसेबल्ड और मेंटली रिटार्डेड बच्चों के बारे में हमें पढ़ना है और उनको एजुकेशन कैसे देनी है वो पढ़ना है। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जहां आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, तो फ्री में इतना तो बनता है। ओके जी, सो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या एक्सेप्शनल चाइल्ड, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सेप्शन है ये, यानी जो चीज नॉर्मल वे में होती है या जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, उनके कंपैरिजन में या तो ये बच्चे जो है वो थोड़े हाई हैं, हाई लेवल के, एक्स्ट्रा चीजें पता है इनको, टैलेंटेड है, या फिर लोअर लेवल पे हैं। सो ये फ्लक्चुएशन, ये डेविएशन जो आपको देखने को मिलती है, अब ये डेविएशन जो है वो फिजिकल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, किसी भी लेवल पे हो सकती है। यानी कि नॉर्मल या एवरेज बच्चा जो करता है, जो चीजें होती हैं, जो डेवलपमेंट उसका होता है, उससे ऊपर या नीचे होना कोई चीज। तो अगर ऊपर नीचे हैं चीजें, डेविएशन में है कि कोई बच्चा बहुत अच्छा है, गिफ्टेड है, या कोई बच्चा जो है वो स्लो लर्नर है या मेंटली रिटार्डेड है, सो उनमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो रेगुलर स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं उनसे मैक्सिमम बेनिफिट इन बच्चों को नहीं मिलेगा। तो अब इन बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले उसके लिए हमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगी, चाहे स्कूल प्रैक्टिसेस हो, प्रोग्राम हो, अदर सर्विसेज हो। तो हमें इंस्ट्रक्शन देने में, कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है, कैसे इवेल्युएशन करना है, उन सब चीजों में मॉडिफाई करना पड़ेगा इन बच्चों के लिए। ओके, क्योंकि हम अलग से स्कूल नहीं बनाने की बात करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि गिफ्टेड बच्चे हैं तो अलग से स्कूल बना दो, नहीं। हम बात तो इंक्लूजन की ही करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की करते हैं। भले ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता हो कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है। जैसे इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड दो है ना। स्पेशल एजुकेशन में पहले अलग स्कूल होते थे, स्पेशली डिसेबल्ड या एबल्ड, स्पेशली एबल्ड बच्चों के, राइट। सो वो स्पेशल एजुकेशन थी। उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए हम, ठीक है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में हमने बात की कि बच्चे एडजस्ट करेंगे स्कूल के हिसाब से, कि हम सब बच्चों को इकट्ठा तो रखना चाह रहे हैं, बट जो स्कूल में फैसिलिटीज हैं उस हिसाब से बच्चा एडजस्ट कर लेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम बोलते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है या स्कूल है वो एडजस्ट होगा बच्चे के हिसाब से। ओके, सो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट सबसे फ्रेश है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता हो। आपको यह भी पता हो कि 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, 2016 में इसी को बदल के हमने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इसको मॉडिफाई करके हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लेके आए, राइट। तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये चीजें पता हो, ये बेसिक हैं, ये सिलेबस में मेंशन होना जरूरी नहीं है। ओके, और यही चीजों, इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस में करवाऊंगी। मतलब ओवरऑल क्वेश्चन जो होंगे ना, वो हो सकता है कि आप बोलो कि सिलेबस में तो ये टॉपिक मेंशन नहीं है, बट मैं जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊं, मेक श्योर आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो एक सिंगल क्लास डलेगी सिलेबस कंप्लीट होते ही, उसको जरूर देख लेना, ठीक है जी। क्योंकि इतना ही क्वेश्चंस जो हैं एक साथ एक जगह पे फ्री में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सो एक्सेप्शनल चाइल्ड की जब बात करते हैं तो वो नॉर्मल से अलग है, नॉर्मल से अलग चीजें हैं। वो एक्सेप्शनैलिटी जो है वो बर्थ के या उसके जस्ट बाद डेवलपमेंट की स्टेजेस में वो शो कर देगा बच्चा। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप डेफिनेटली ऑब्जर्व कर सकते हो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल, सोशल, मोरल, हर लेवल पे जो डेवलपमेंट हो रहा है कि बच्चा जो है वो माल एडजस्टेड तो नहीं है, या जो है वो मतलब कोई और दिक्कत तो नहीं है, हम इजीली डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। सो वो डायग्नोसिस जो है वो आपको करना पड़ेगा एक्सेप्शनल बच्चे का, ठीक है। ताकि अगर एक्सेप्शनल बच्चा मतलब नॉर्मल से अबव है तो हम उसको बेटर और बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाए ताकि उसका बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकल सके। और अगर नॉर्मल से या एवरेज से नीचे है बच्चा तो फिर हम उसको और डायग्नोस करके रेमेडियल क्लासेस दे पाए,
ठीक है जी। सो एक्सेप्शनल बच्चा है यानी चीजों एक्सेप्शन में है तो नीड्स भी अलग होंगी, नीड्स भी एक्सेप्शन में होंगी। नॉर्मल बच्चों जैसी नीड्स शायद ना हो, तो डिफरेंट नीड्स हैं तो डिफरेंट चीजें होंगी, डिफरेंट प्रोग्राम, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, वो सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। ओके, इसमें सबसे पहले एक्सेप्शनल वर्ड के अंडर जो है, मतलब अम्ब्रेला टर्म है ये, इसके अंडर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, अलग अलग तरीके की डिग्री ऑफ एबिलिटी आ जाती है विद इन ईच ग्रुप। बट स्टिल अगर हम ओवरऑल करने की कोशिश करें इसको कैटेगराइज, तो देखो गिफ्टेड क्रिएटिव ग्रुप आ जाएगा, फिजिकल लेवल पे या न्यूरोलॉजिकल ऑर्थोपेडिक या हेल्थ हैंडीकैप्ड आ जाएगा, सेंसरी हैंडीकैप्ड आ जाएंगे, स्पीच हैंडीकैप्ड या फिर इमोशनली या सोशली हैंडीकैप्ड आ जाएंगे, या सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन भी हम इसको बोल देते हैं। लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे इसमें आ जाएंगे, स्लो लर्नर्स या जिनको हम एकेडमिक लेवल पे बैकवर्ड बोलते हैं वो उन्हीं को स्लो लर्नर्स बोलते हैं, तो बैकवर्ड स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, और मेंटली रिटार्डेड बच्चे भी आ जाएंगे। ओके, सो ये टर्म्स हैं, इनमें हम वही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में, अदरवाइज बहुत वास्ट हो जाती हैं ये चीजें। ओके, सो गिफ्टेड और क्रिएटिव बच्चा, आपको समझ आ रहा है कि गिफ्टेड मतलब कुछ ना कुछ टैलेंट है उसमें। सो गिफ्टेड का मतलब आप ये बिल्कुल लगा के मत चलिए कि सिर्फ उस बच्चे, जिस बच्चे का हाई आईक्यू है, इंटेलिजेंस कोशेंट हाई है, वही बच्चा गिफ्टेड है। नहीं, गिफ्टेड वो किसी और सेंस में भी हो सकता है म्यूजिक, आर्ट, डांस, क्रिएटिव राइटिंग, किसी भी चीज में वो गिफ्टेड हो सकता है, यानी उसमें एक एक्सेप्शनल लेवल का टैलेंट हो सकता है, नॉर्मल से अबव लेवल का टैलेंट हो सकता है। ठीक है, ऐसा जो बच्चा है, सच ए चाइल्ड्स कोग्निटिव एबिलिटी, उसको जो है क्या करेंगी, अब टॉप 3 to 5% वाली पॉपुलेशन में रख देंगी। ठीक है, सो वो भी एक्सेप्शनल में ही आएगा। गिफ्टेड चाइल्ड जो है वो आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग में थोड़ा सा नजर आएगा, लेकिन जो क्रिएटिव चाइल्ड है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में। सो जहां भी क्रिएटिव वर्ड आ जाए, आप जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर आंख बंद करके टिक कर सकते हो। ऑल्दो क्रिएटिव में हम दोनों तरीके की चीजें लेके चलते हैं। एक बार केवीएस पता नहीं किसी जगह पे क्वेश्चन आया था, और क्रिएटिव चाइल्ड में डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट दोनों थिंकिंग को उन्होंने सही आंसर दिया था, बोथ ए एंड बी करके। बट अगर एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो हम डाइवर्जेंट के साथ ही जाएंगे। क्रिएटिव बच्चा वही है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच पा रहा है। हम बोलते हैं ना ये बच्चा तो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेके आया है। दैट मीन्स दैट बॉय, दैट गर्ल और दैट गाय इज क्रिएटिव, क्योंकि उसने हटके कुछ नया इनोवेटिव आइडिया, नोबेल आइडिया वो निकाल के लेके आया है। ओके, गिफ्टेड, अच्छा क्रिएटिव, अगर आपको क्रिएटिव से रिलेटेड और कुछ देखना तो आप क्रिएटिविटी की क्लास देख सकते हो, मैंने ले रखी है एक। सो गिफ्टेड या क्रिएटिव बच्चे जो हैं उनमें आपको स्पेशल एजुकेशनल नीड्स नजर आएंगी उनकी एक्सेप्शनल एबिलिटीज की वजह से, तो हमें उनको अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज जिसमें वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएं, चैलेंजिंग कॉम्प्लेक्स करिकुलम जो है वो हमें बनाना पड़ेगा ताकि हम उनको भी, उनकी भी कैपेबिलिटी को फुल्ली बाहर निकाल पाएं, टैलेंट को फोस्टर करें। टीचर को ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी, ढूंढनी पड़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेंगी। सो वो सारी चीजें जब आप करते हो तो वो बच्चा जो है वो क्रिएटिव या गिफ्टेड हम उसको बोल देते हैं। ओके, कारण क्या है, मेजरली तो हेरिडिटी होता है, बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होता है गिफ्टेडनेस जो है कि कितना जो है वो अपर लेवल पे है बच्चा। बट कई बार ऐसे बोला जाता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है ना वो भी अफेक्ट करेगा इन चीजों को। तो ओवरऑल घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही चीजें मैटर करेंगी। हो सकता है बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आपको कहते हुए नजर आए कि बच्चे में इनहेरिटेड वे में तो सारे ही टैलेंट होते हैं, अब एनवायरमेंट डिसाइड करेगा कौन सा बाहर निकलता है। ठीक है, अब बच्चे में है स्विमिंग का टैलेंट, लेकिन बच्चा जो है रहता झोपड़पट्टी में है, नदी भी नहीं है कोई आसपास की वो स्विमिंग कर ले, और स्विमिंग पूल तो दूर की बात हो गई, तो कैसे निकलेगा बाहर ना टैलेंट। तो एनवायरमेंट एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ओके, स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम्स हमें चाहिए होंगे गिफ्टेड और क्रिएटिव बच्चों के लिए, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स जहां पे उनको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है, जहां पे वो और बेटर कर पाए। ऐसा नहीं हो क्योंकि नॉर्मल एवरेज बच्चों की क्लास में हम उनको लेके जाएंगे तो नॉर्मल वाली चीजें तो वो बहुत जल्दी कर लेंगे, फिर बच्चा बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। तो गिफ्टेड या क्रिएटिव बच्चा आपको दिखेगा कि जल्दी बोर हो रहा है गिफ्टेड बच्चा, कि उसको सारी चीजें आती है, उसने कर लिया जल्दी जल्दी। अब आप वेट करोगे, उसको अलग चीजें नहीं बताओगे तो वो वहां पे बोर हो सकता है। ओके, सो ये टीचर की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सारी चीजें, बच्चे का पोटेंशियल कैसे बाहर निकालना है, क्या टीचिंग मेथड अप्लाई करना है, कैसे मैनेज करनी है चीजें। सो वो मेजरली जो है, ऑब्वियसली स्कूल वगैरह का भी रोल रहेगा, बट मेजरली टीचर की जिम्मेदारी हो जाती है। ओके जी, स्लो लर्नर या बैकवर्ड लर्नर, जो बच्चा थोड़ा सा धीमे सीख पाता है चीजों को। नॉर्मल जो बच्चे जिस स्पीड से करते हैं, गिफ्टेड बच्चा उससे थोड़ा अपर लेवल पे है, और स्लो लर्नर या बैकवर्ड लर्नर जो है वो थोड़ा सा नीचे वाले लेवल पे है। ठीक है, रेट ऑफ लर्निंग जो है उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो स्लो लर्नर है, यानी स्लो और फास्ट का तो रेट से ही पता चलेगा, राइट। तो वो उस बच्चे को आप देखेंगे कि
पेस नॉर्मल बच्चों के साथ होमवर्क करने में, चीजें करने में थोड़ा सा जो है वो पेस नहीं पकड़ पाता, मुश्किल होती है उन बच्चों के साथ कदम से कदम मिला के चलने में। ओके, तो ये थोड़ा सा स्लो है। गिफ्टेड बच्चे थोड़े से आगे आपको नजर आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी? लिमिटेड कोग्निटिव कैपेसिटी होगी। इट्स लाइक वो सीख सकता है, ऐसा नहीं है कि बच्चा सीख नहीं सकता, बट थोड़ी सी लिमिटेड लेवल पे स्लो सीख पाएगा बच्चा। ओके, रैशनल थिंकिंग जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी आपको इम्पॉसिबल सी नजर आएगी, क्योंकि बहुत स्लो जो है वो बच्चा काम करेगा। ओके, रोट लर्निंग की कैपेसिटी होती है, वो रिटेन कर सकते हैं चीजों को अगर उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है तो, ठीक है, एज कंपैरिजन टू नॉर्मल चाइल्ड, यानी कि इनको प्रैक्टिस की, रिवीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ओके, पुअर मेमोरी जो है वो आपको नजर आएगी, तभी हम बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बच्चे थोड़े डिस्ट्रैक्टिव या कंसंट्रेशन कम होने की वजह से भी स्लो लर्नर आपको दिख सकते हैं। ओके, कि बच्चा डिस्ट्रैक्टिव रहता है हर टाइम, या मान लो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, एडीएचडी, ठीक है, तो उसमें भी चांसेस हो सकते हैं कि बच्चा जो है, क्योंकि उसमें वो एक जगह पे कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी, हो सकता है वो स्लो लर्नर ना हो। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि एडीएचडी है तो बच्चा जो है वो स्लो लर्नर होगा, नहीं। अटेंशन डेफिसिट वाले में क्या होगा कि बच्चा बहुत जल्दी कंसंट्रेशन लूज कर देगा, ठीक है, उसको 2-4 मिनट का काम कर लिया, फिर लूज कर दी, 5 मिनट का किया, फिर वो उठ गया, या उसको इधर उधर देखना, इधर उधर भागना, तो वो कंसंट्रेशन फोकस जो है एक जगह नहीं बन पाता है। ओके, उसके लिए फिर हमें अलग से चीजें कि अच्छा बच्चा वैसे नॉर्मल है तो उसको हमें छोटे छोटे टास्क देने पड़ेंगे, ताकि वो छोटे छोटे टास्क बन के एक बड़ा काम उसका हो जाए। ओके, देन ये बच्चे जो है इनएबिलिटी आपको दिखेगी इनमें कि ये लैंग्वेज के थ्रू चीजें बहुत बढ़िया तरीके से नहीं रख पाएंगे अपने सामने। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक है स्लो लर्नर की। कारण जो है अगेन बहुत सारे हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं कि आप फटीग हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, कंसंट्रेशन नहीं है, सो वो या मोटिवेटेड नहीं हो वो काम करने के लिए, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर में आ गया। एजुकेशनल फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशन के लेवल पे कि टीचर ट्रेन नहीं है, स्किल्ड नहीं है, या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि बच्चा जो है वो स्लो लर्नर हो। फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी हो सकते हैं कि इंजरी है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया किसी भी वजह से, चाहे वो ड्यूरिंग बर्थ हो या बाद में हो, या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगेन एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं कि अवेलेबल ही नहीं है वो चीज, या जिस चीज में उनका इंटरेस्ट है वो अवेलेबल नहीं है, दूसरी में इंटरेस्ट नहीं है, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर हावी होके अब वो स्लो लर्नर है बच्चा। ओके, सो एजुकेशनल प्रोग्राम्स अलग रहेंगे हमारे, हमें सोचना पड़ेगा। देखो जिस भी तरीके के बच्चे को हम पढ़ेंगे ना, चाहे स्लो लर्नर हो, गिफ्टेड हो, हमें बस उनकी नीड के हिसाब से घुमानी है चीजें। ओके, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि अगर स्लो लर्नर है तो क्या चीज करके उसको हम बेटर फील करा सकते हैं और वो सीख सकता है चीजें। हमें करिकुलम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करने मतलब देनी पड़ेंगी पॉजिटिव वे में, एक हेल्दी बेटर एनवायरमेंट जिसमें बच्चा मोटिवेटेड फील करे, वो अटेंशन हो, इंडिविजुअल की अटेंशन उस काम की तरफ हो, इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेंगी चीजें ताकि वो अटेंटिव रहे आपकी चीज देखने के लिए। ओके, स्पेशल मेथड ऑफ टीचिंग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शंस जो है वो सिंपल मेथड्स होने चाहिए इंस्ट्रक्शन देने के, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस उसको दें ताकि वो बेटर तरीके से इंडल्ज हो सके। वर्बल इंस्ट्रक्शंस थोड़ी लिमिटेड हो, क्योंकि वो वर्बल इंस्ट्रक्शंस हो सकता है ज्यादा ना सुने या फिर थोड़ा सा जो है उसको चीजें और स्लो समझ आए। ओके, प्रोजेक्ट मेथड या ऑडियो विजुअल एड्स, जितनी ज्यादा चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं, जितने ज्यादा उसके सेंसेस को इन्वॉल्व कर सकते हैं वो हमें करने होंगे। मैक्सिमम टाइम हमें लर्निंग बाय डूइंग करना पड़ेगा ताकि बच्चा जो है वो उसमें इंडल्ज होकर सीखे तो शायद और बेटर सीख पाए और कंसंट्रेशन बना रहे। ओके, मेंटली रिटार्डेड, यूजुअली ये वर्ड पहले यूज होता था, मेंटली रिटार्डेड की जगह हम कई बार इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड या इंटेलेक्चुअल जो है रिटार्डेशन भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मेंटल की जगह इंटेलेक्चुअल वर्ड भी साइमल्टेनियसली अब यूज किया जाता है। सो मेंटली रिटार्डेड मतलब सब एवरेज, ही हैज सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग विद डेफिसिट इन एडेप्टिव स्किल्स। तो वो स्किल्स जो है वो बेटर तरीके से नहीं उसमें अडेप्ट हो पा रही हैं, वो कमी आपको दिखेगी वहां पे। नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे नजर आएगा बच्चा। मेंटली रिटार्डेड में काफी सारे लेवल्स होते हैं, हमने काफी सारी क्या कर रखी होती है, कैटेगराइजेशन कर रखी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा नॉर्मल दिख रहा है विजन से, हियरिंग में, लिम्स भी इंटैक्ट है, सारी चीजें परफेक्ट है, बट बिहेवियर उसका एज अप्रोप्रिएट नहीं है। ओके, सो वो कंफ्यूजन, मिसकंसेप्शन जो है उसकी डिसेबिलिटी से रिलेटेड हमारे में क्रिएट कर सकता है। तो हमें कैटेगराइजेशन देखनी पड़ेगी। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर आप देखेंगे, AAMR ने दी है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ
मेडिकल रिटार्डेशन। तो ये 4 जो हैं वो आपको पता हो, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। ओके, इनका आईक्यू लेवल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये चीजें या तो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो, अदरवाइज जो बच्चा पीडीएफ बाय करने का सोच रहा है कि हाँ सारे नोट्स की पीडीएफ में प्रिंट निकलवा लूंगा, तो उस टाइम पे भी एक बार पीडीएफ सामने रख के वीडियोस देख लेना, ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर लो कि अच्छा ये तो एटलीस्ट याद रखनी है और कुछ नहीं होगा। तो ओके, सो ये आईक्यू याद रखना है। कई बार पूछ लेते हैं कि 50 to 70 के बीच में कौन सी मेंटल रिटार्डेशन रहेगी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ऐसे करके। ओके, या फिर पूछ लेंगे माइल्ड जो है मेंटली रिटार्डेड बच्चे का आईक्यू क्या रहेगा, या मॉडरेटली मेंटली रिटार्डेड बच्चे का आईक्यू क्या रहेगा। तो ये आईक्यूज आपको पता हों जी, ठीक है। देन है एजुकेशनल, ये थी ये साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एजुकेशन के लेवल पे आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये होगी, वो भी आईक्यू के बेसिस पे ही है। ओके, वो भी एएमआर ने ही दी है। सो प्रोफाउंड 10 से 20 स्कोर, यानी आप ये एटलीस्ट इतना याद रखो कि सीवियर, कई बार ये होता है कि हमने पढ़ा नहीं होता ना, तो हम सोचते हैं सीवियर से नीचे तो क्या ही होगा ना, सीवियर तो एक्सट्रीम होगा, नहीं, सीवियर से ऊपर भी है प्रोफाउंड। ओके, तो सीवियर से भी और गड़बड़ कंडीशन है तो वो प्रोफाउंड है जी। यानी 10 से 20, 20 से 30, ये देखो 10 से लेके 80 तक आप 8 कैटेगरीज बना लो, प्रोफाउंड, सीवियर, मॉडरेट, माइल्ड और कस्टोडियल, या फिर ये आपका ट्रेनेबल जिसको आप ट्रेन कर सकते हो स्किल डेवलप करने के लिए, और एजुकेबल मतलब जिसको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। सो ये वाली भी आपको याद रखनी है कि अच्छा 70 से 80 के बीच आईक्यू है तो बच्चा एडुकेबल है। उसके बाद 90 से 110 के बीच में अगर आईक्यू है तो हम उसको एवरेज या नॉर्मल बच्चा कंसीडर करते हैं। ये आपने इंटेलिजेंस में आई एम श्योर पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो वो वीडियोस देख लीजिएगा। ओके, कारण क्या है, बहुत सारे हो सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन के। प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल। प्रीनेटल मतलब जन्म से पहले, यानी बच्चा जब गर्भ में है। पेरीनेटल एक स्पेसिफिक पीरियड होता है वैसे तो, जब 28 वीक्स की प्रेगनेंसी हो जाती है ना, अभी भी बच्चा बूम में ही है, तो 28 वीक्स से लेके जन्म के 1 महीने, और कई जगह पे लिखा होता है 1 हफ्ते बाद, ठीक है। तो इट्स लाइक आप 1 मंथ लगा के चलो कि जो 1 मंथ और ये 28 वीक्स पहले वाली चीजें, तो इनको मिला के वो जो टाइम पीरियड हो गया उस दौरान चीजें होना, पोस्टनेटल जन्म के बाद और प्रीनेटल जन्म से पहले, ठीक है जी। तो प्रीनेटल में जब कंसीव किया है बच्चा तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है, उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन आपको देखने को मिल सकती है। क्रोमोसोमल में भी हम मेजरली बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की, जिसको हम ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं, कि 21 वाला जो क्रोमोसोम है उस पे 2 की जगह, मतलब एक पेयर होता है ना हर एक क्रोमोसोम में, कि 23 पेयर होते हैं। तो वो चीज अगर आप देखोगे तो 23 पेयर मेल में होते हैं, पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम टोटल। तो 23 क्रोमोसोम्स आएंगे मदर से, 23 क्रोमोसोम्स आएंगे अपने फादर से, टोटल मिला के एक पेयर बन गया और 40 क्रोमोसोम बन गए। लेकिन 21 वाले नंबर पे क्रोमोसोम अगर 2 की जगह 3 हो गए पेयरिंग में, तो वो क्या हो गया जी, ट्राइसोमी 21। अगर 13 वाले नंबरिंग में हो गया 13वें क्रोमोसोम पे, तो ट्राइसोमी 13, और ट्राइसोमी 18 अगर 18th क्रोमोसोम के ऊपर आपको 2 से ज्यादा क्रोमोसोम मिल रहे हैं, तो ठीक है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम भी होता है, जिसके अंदर जो एक्स सिंड्रोम, एक्स ये है अपना, एक्स और वाई 2 होते हैं ना क्रोमोसोम, तो एक्स क्रोमोसोम जो है उसकी जो ऊपर की टिप है वो टूट गई है, ठीक है। सो वो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होगा। तो ये मेंटल रिटार्डेशन इनकी वजह से हो सकती है, ठीक है। देन है जी जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक या इनहेरिटेड हो चीज, कि आपके फादर के भी थी तो आपके भी, आपके बच्चों के भी हो रही है वो चीज, या ऐसा कुछ हो कि पेरेंट्स के नहीं है, हो सकता है पेरेंट्स के ना हो, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन वाली कंडीशन आ जाए क्योंकि पूर्वजों में किसी के कोई कंडीशन थी, तो वो चीज भी हो सकती है। कई बार मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एमआर भी देखने को मिलेगा, जैसे ये रहा फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो कि किस वजह से, 2 रिसेसिव जीन्स जब हर एक पेरेंट से आ जाएं। यूजुअली क्या होता है, एक डोमिनेंट जीन होता है, एक रिसेसिव जीन होता है। तो दोनों में जो भी वो डोमिनेंट जीन होगा वो डोमिनेट करता हुआ आपको दिखेगा। कई बार बोलते हैं ना कि ये तो अपने पापा पे गया है, मम्मी पे गई है, वो सिचुएशन। तो वो जिसका जीन उस चीज, मान लो हाइट का जीन जो है वो मदर का डोमिनेट कर रहा है, तो और मदर की हाइट लंबी है तो बच्चे की हाइट भी लंबी जाने के चांसेस हैं। ओके, सो वो है डोमिनेंट वाला। लेकिन दोनों से ही एक एक रिसेसिव जीन मिलके अगर आ जाए तो मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस है, ठीक है। सो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक्स की वजह से चीजें हो सकती हैं। इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है कि मदर प्रेग्नेंट है और उसको मेजल्स हो गया, खसरा हो गया, रुबेला, जर्मन मेजल्स जिसको बोलते हैं, या हर्पीज हो गया। तो ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी जब ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम डैमेज हो सकती है चीजें।
ओके, तो इन्फेक्शन इसीलिए बोलते हैं जब भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है कि ध्यान रखो अपना, बीमार ना हो, मतलब इनफैक्ट खांसी जुकाम भी ना हो, वो कोशिश की जाती है ताकि कोई मेडिसिन ना देनी पड़े, क्योंकि मेडिसिन का हमें पता नहीं है, इतनी स्टडी नहीं की है, बट कुछ ना कुछ असर तो होता होगा, बच्चे तक भी जाती होगी वो दवाई, इसीलिए प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाता है। या फिर बहुत माइल्ड लेवल की मेडिसिन कभी कभार जो है रेकमेंड की जाती है, कोई सिचुएशन ऐसी हो, जैसे मुझे याद है कि मैं प्रेग्नेंट थी जब डॉक्टर के गई थी और उसके पास किसी और लेडी का फोन आया हुआ था, शी वाज आल्सो प्रेग्नेंट, सो वो अब उस गायने से पूछ रही है कि मेरा सिर फट रहा है बेसिकली, सो मैं क्या लूं। सो डॉक्टर का ये था कि मतलब कोल्ड गो या पीसीएम से ऊपर मैं कुछ रेकमेंड नहीं कर सकती, अगर और फिर भी दिक्कत है तो फिर आप यहां जाओ, देखते हैं क्या दिक्कत है। सो वो चीज हो सकती है, या पानी पी लो, या आप और कोई चीजें जो है वो अपना सकते हो घर में जो हम खाते पीते हैं उससे ठीक हो जाए, चाय पी लो उससे ठीक हो जाए, शायद नींबू पानी पी लो गर्मी है तो उससे ठीक हो जाए। सो वो चीज है कि आपको अवॉइड करनी है चीजें, ड्रग्स या अल्कोहल, वो सारी चीजें अवॉइड करनी है ताकि जो है बच्चा जो है वो हेल्दी हो। अगर हेल्दी होगा तो चांसेस कम होंगे प्रीनेटल स्टेज में कोई भी डिसऑर्डर आने के। ओके, मेटर्नल डिजीजेस अगर आप देखोगे, अगर वुमेन को कोई डिजीज है तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चे में भी आ जाए। वुमेन को किसी चीज की डेफिशिएंसी है कि मदर प्रेग्नेंट है और मदर की डाइट में आयोडीन की एक्सेस है, बहुत नमकीन खाना उसको पसंद है, मतलब भर भर के पूरा टाइम नमकीन 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 चल रहा है, एक्स्ट्रा नमक डल डल के चल रहा है फ्रेंच फ्राइज पे या बाकी चीजों पे। सो वो है कि आयोडीन की एक्सेस हो गई, तो उससे रिजल्ट में आपको जो है कुछ और बीमारियां देखने को मिल सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफेक्ट हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें रहेंगी मेटर्नल डिजीज में, वो ट्रांसफर हो सकती हैं। एक्सपोजर टू एक्सरेज, अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहे हो या हार्मफुल ड्रग्स जो है वो ले रहे हो मदर जो है, तो वो सारी चीजें जो है प्रेगनेंसी में अफेक्ट करेंगी, डालेंगी कुछ ना कुछ इफेक्ट, तो उससे भी ब्रेन डेवलपमेंट पे या डिसऑर्डर्स जो है वो हो सकते हैं, डेवलपमेंट पे असर हो सकता है। पेरीनेटल स्टेज में आप देखेंगे तो बच्चा यानी प्री मेच्योर बर्थ हो सकता है, 28 से 34 हफ्ते के बीच में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको प्री मेच्योर बेबी बोलते हैं, प्री टर्म बेबी भी बोल देते हैं, तो वो प्री मेच्योर बर्थ है। 34 हफ्ते या 36 हफ्ते के बाद जब बच्चा जन्म लेता है दैट इज नॉर्मल। ओके, कभी भी हो सकता है, तभी बोलते हैं ना कभी भी बुलावा आ सकता है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, सो वो कभी भी हो सकती है चीजें, जैसे ही आपको लेबर पेन शुरू हो। लो बर्थ वेट है तो चांसेस होते हैं कि कोई दिक्कत हो, मेंटल रिटार्डेशन, डिसऑर्डर, वो चीजें हो सकती हैं। और लो बर्थ वेट मतलब 2 किलो से कम का बच्चा। एनोक्सिया या हाइपोक्सिया बोल देते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये ड्यूरिंग बर्थ भी हो सकता है, ठीक है। सो वो चीज, वो वहां दिक्कत आ सकती है कि बर्थ के दौरान अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो लूप बन गया बच्चे के गले में और अब उस तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रही है, तो जैसे ही बच्चे की ऑक्सीजन थोड़ी कम होगी या ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाएगा ना धीरे धीरे, तो वो बर्थ इंजरीज भी हो सकती हैं, उनसे भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। पोस्टनेटल, बर्थ के बाद की बात हो रही है अब, ठीक है, बर्थ के बाद भी मतलब 1 महीने बाद की बात आप लगा लो। सो माल न्यूट्रिशन, बच्चा कम फीडिंग ले रहा है या बाद में 6 महीने बाद जब सॉलिड शुरू करते हो उस टाइम पे ठीक से प्रॉपर उसको खाना नहीं मिल रहा है, या वो न्यूट्रिशनल सोच के तो मिल ही नहीं रहा है, बस पेट भरा जा रहा है कोई भी चीज देके जो घर में है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अगर ठीक नहीं है, आप प्रॉपर खाना नहीं दे पा रहे हो, सो वो सारी चीजें भी यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन एक पॉइंट पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बच्चे को रिपीटेड फिट्स आते हैं, ठीक है, कि दौरे से पड़ते हैं रिपीटेडली, तो उससे भी वो एक हेड इंजरी है, वो उससे हो सकता है। तो वो चीज है कि पोस्टनेटल बहुत सारी चीजें हो सकती है, रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको जो है दिक्कत या मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकती है। कैरेक्टरिस्टिक की आप बात करोगे तो क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेंगी? अर्ली चाइल्डहुड डेप्रीवेशन आपको देखने को मिल सकता है कि उसकी वजह से रिटार्डेड रेट हो बच्चे में, कि पेरेंट्स ढंग से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं या एडिक्वेट मदर केयर उसकी हो नहीं रही है, एडिक्वेट चीजें उसको नहीं मिल रही हैं। सीवियर एनवायरमेंटल डेप्रीवेशन किसी भी फॉर्म में, फिजिकल, इमोशनल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, कोई भी लेवल पे पॉवर्टी अगर फेस कर रहे हो, सो वहां दिक्कत हो सकती है इन्फेंसी या चाइल्डहुड में, वहां पे रिटार्डेशन के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक भी आपको ऐसे ही स्लो लर्नर वाली भी नजर आ सकती हैं और भी कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। ओके, अब करेंगे क्या? डायग्नोस करेंगे। यूजुअली जब भी एक्सेप्शनल बच्चे की बात आएगी ना, चाहे वो डिसेबल्ड हो या गिफ्टेड हो, कोई भी हो, तो उस दौरान हम एक वर्ड पे फोकस करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है। तो हमें जल्दी से डायग्नोस करना है, जितना जल्दी हो सके। बोलते हैं ना, ट्री कैंसर पहली स्टेज पे पता चल जाए तो ठीक हो सकता है, अब लास्ट स्टेज पे जाके पता चला है, सिम्टम्स अब आए हैं, अब दिक्कतें बढ़नी शुरू हुई हैं, तो आप नहीं जो है संभाल पाओगे। सो कोई भी चीज का अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। अब आप सोचोगे गिफ्टेड बच्चे का अर्ली डायग्नोस करके क्या कर लेंगे? आप उसका बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकाल पाओगे। ओके, अगर बच्चा जो है वो आप दिक्कत वाला है, जो है अपने मेंटल रिटार्डेशन या और कोई दिक्कत है, नॉर्मल से नीचे की तरफ है बच्चा, तो उस दौरान भी डायग्नोस करके आप जो है रेमेडियल टीचिंग कर सकते हो, रेमेडी
क्लासेस लगा सकते हो, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो है टीचिंग में वो कर सकते हो, पर्सनलाइज्ड लर्निंग जिसको बोलते हैं वो हो सकते हैं। तो बच्चे की नीड के हिसाब से चीजें चेंज हो सकती हैं अगर हमने अर्ली डायग्नोस कर लिया है तो। और ये जो हम चेंज करने की बात कर रहे हैं ना, दैट इज इंटरवेंशन, यानी हम इंटरवीन कर रहे हैं, उसमें दखल दे रहे हैं कि हम अब ठीक करें। सो अर्ली डायग्नोसिस अगर आपने कर लिया, डायग्नोसिस, हाँ ठीक है, डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस कर लिया तो आप जो है अर्ली इंटरवेंशन कर पाओगे, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, ऐसे ही DDRS एक जो है आपको स्कीम दिखेगी, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, तो वहां पे जो है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे जो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है प्रोजेक्ट्स के लिए। अच्छा, दूसरा जो है अब ये बात आ गई है तो आपको रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में भी पता हो, जो स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए होती है, रिहेबिलिटेट करेंगे वो एक तरीके से, ठीक है। तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल, तो वो रिहेबिलिटेशन कहीं से भी हो सकती है कि बच्चा ड्रग्स में था, अब उसको रिहेबिलिट यानी वापस से उसको नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए मदद करना, ऐसे आप बोल सकते हो। तो वो रिहेबिलिटेशन काउंसिल कब बनी थी वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें कंटिन्यूटी में आपको अलग से सिलेबस में मेंशन नहीं है बट पता होनी चाहिए। जैसे आपके सिलेबस में एनईपी 2020 मेंशन नहीं है बट पॉसिबिलिटी होती है कि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, एक आधा क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट बाय डिफॉल्ट एनईपी 2020, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इनकी बेसिक सी चीजें पता हो। ओके, तो वो चीजें अगर पता होंगी तो आपके लिए बेनिफिशियली होंगी। लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड क्या होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी, सो नॉर्मली बच्चा जो है वो नॉर्मल इंटेलिजेंस आपको बच्चे की नजर आएगी, लेकिन कुछ एक बेसिक स्किल्स वो मास्टर नहीं कर पा रहा है, चाहे वो पढ़ना हुआ, लिखना हुआ, अर्थमेटिक हुआ, सुनना, ओरल लैंग्वेज, कोई भी चीज। ओके, यूजुअली 4 स्टेजेस होती है लर्निंग की, इनपुट देते हो, इंटीग्रेशन, मेमोरी एंड आउटपुट। तो इन 4 स्टेजेस में से कहीं पर भी आपको जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है। ओके, लर्निंग डिसेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम टाइप्स में यूजुअली 3-4 चीजें तो एटलीस्ट पता हो आपको, डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर या रीडिंग प्रॉब्लम, डिसग्राफिया राइटिंग प्रॉब्लम, कैलकुलिया कैलकुलस में प्रॉब्लम यानी मैथ्स में प्रॉब्लम, एक डिस्प्रैक्सिया भी होता है, डिस्प्रैक्सिया, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, मोटर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है जी, ठीक है। सो वो क्या है, मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मोटर स्किल्स से रिलेटेड है। ओके, तो डिसलेक्सिया हमने पढ़ लिया। और यूजुअली इसमें भी 2 चीजें आपको दिखेंगी कि या तो बेसिक रीडिंग स्किल्स नहीं हो पा रही है, या फिर जैसे रीडिंग आपने कॉम्प्रीहेंशन रीड करके और फिर आंसर देना है, तो वो स्किल कि आप जो है वो पढ़ के और बेटर तरीके से आंसर या नहीं दे पा रहे हो, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स तरीके से, कॉम्प्लेक्स वाली या एडवांस वाली स्किल्स में आपको दिक्कत हो रही है। डिस्ग्राफिया में राइटिंग में दिक्कत आएगी, डिफिकल्टी होती है कि रिटन वर्ड्स या लेटर्स को कैसे आप रिप्रोड्यूस करो। ओके, देन आपके जो है मैथ्स में दिक्कत है तो डिस्कैलकुलिया बोल देंगे, इसमें बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स जो है वो बच्चों में नहीं आ पाती हैं। लैंग्वेज या कम्युनिकेशन में भी दिक्कत हो सकती है, तो वो भी एक डिसेबिलिटी में आ जाएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी में। ओके, कारण क्या है, बहुत सारे हो सकते हैं। अगेन, एजुकेशनल फैक्टर्स, इनएडुकेट या इनअप्रोप्रिएट टीचिंग हो रही है, ठीक से नहीं पढ़ाया जा रहा है, टीचर जो है वो इनसफिशिएंटली ट्रेंड है या फिर अनस्किल्ड है, ट्रेंड ही नहीं है, ठीक है, या बच्चे से बहुत ज्यादा या बहुत कम एक्सपेक्टेशन है टीचर की, वो भी एक रीजन हो सकता है। कि आप इतनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो किसी बच्चे से कि वो बेचारा डाउन ही फील करना शुरू कर दे, क्योंकि वो जितनी भी मेहनत करेगा वो पूरी नहीं हो पा रही है आपकी एक्सपेक्टेशन, या फिर आप किसी से रखते ही नहीं हो तो वो बहुत लो एक्सपेक्टेशन होगी, वो भी एक रीजन हो सकता है, राइट। उसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं कि क्लासरूम का एनवायरमेंट, मेंटली बच्चा ठीक नहीं है, चीजें ठीक नहीं है, घर का एनवायरमेंट ठीक नहीं है, उस वजह से बच्चे की मेंटल स्टेट सही नहीं है, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं ओवरऑल, ठीक है, कि अनस्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट है घर पे, डिपार्टमेंट में या जिसको हम स्कूल कॉलेज में, ठीक है, तो वो चीजें सही नहीं है, तो वो एनवायरमेंट तो हमेशा ही बड़ा रोल प्ले करता है, जो हमने डिस्कस काफी बार कर लिया। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं कि ब्रेन इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई चीज हो गई, उसमें बाकी सारी चीजें सही हैं, बस अब बच्चा जो कई बार बोलते हैं ना कि इसके दिमाग की जो है, दिमाग में कुछ खून इधर उधर हो गया था या कुछ ऐसा हो गया था बेसिकली, कि वैसे ये नॉर्मल है, वैसे सारी चीजें ठीक है, बट अब बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चीजें याद नहीं रहती और वो सब, तो वो चीजें होती हैं। जैसे मुझे याद है कि जब मेरा भाई छोटा था तो उसका एक्सीडेंट हुआ था, एंड टिल 5th क्लास अगर उसको एक पेज पे यहाँ का वर्ड हमने बोल दिया, वो लिटरली पूरी नोटबुक सुना देता था। नोटबुक में भी चलो बीच में थोड़ा बहुत 1-2 वर्ड की हेल्प कर दी, तो इतनी मेमोरी पावर थी उसकी, ठीक है, बट एक्सीडेंट के बाद जो है उसकी वो मेमोरी पावर नहीं रही, इतनी नहीं थी कि वो बिल्कुल पूरा पेज ही सुना दे या पूरी चीजें ही सुना दे। सो वो अफेक्ट करती हैं चीजें, राइट। तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो हो सकते हैं। ओके,
रेमेडियल मेजर्स क्या रहेंगे? इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप दे सकते हो, अलग अलग बच्चे को अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन देना। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन हो सकती है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन तो हम इंस्ट्रक्शन जो हमने पढ़ी है ना, लर्नर्स पढ़ेंगे, लर्नर सेंटर्ड, एल्स लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन या फिर ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, तो वहां पे भी पढ़ेंगे हम प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को, जिसमें हम लीनियर स्टाइल या लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग, ब्रांच्ड, कुछ भी बोल लो, वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और एक मैथेटिक्स, तो ये चीजें भी पढ़ेंगे वहां पे। ओपन क्लासरूम की आप बात करें, वो हो सकता है एलिमेंट्री लेवल पे, ताकि बेटर तरीके से बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। ओके, तो एक स्किल बेस्ड अप्रोच की जरूरत पड़ेगी इफेक्टिव एजुकेशनल ट्रीटमेंट के लिए लर्निंग डिसेबिलिटी का। अगर आपको याद हो, तारे जमीन पर मूवी में डिसलेक्सिक है ईशान अफस्ती, ठीक है, डिसलेक्सिया है उसको, लेकिन आमिर खान से पहले किसी टीचर ने ये चीज ऑब्जर्व नहीं की, सारे टीचर्स ने जो है उसको बस डांटा, वो स्किल नहीं थी उन टीचर्स में, मतलब। ओके, तो बी और डी, बी को, अब आमिर खान ने उसकी नोटबुक्स चेक की, बी को डी बना रहा है, डी को बी बना रहा है, पी को क्यू बना रहा है, क्यू को पी बना रहा है, तो वो चीजें की कुछ ही मिस्टेक है, बाकी चीजें सही है इसकी, राइट, इसीलिए उसको वो लेटर्स डांस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर पेंटिंग में वो बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है, एक्सेप्शनल है, राइट। तो वही है कि आपको एक स्किल बेस्ड अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। टीचर को बहुत केयरफुली इंस्ट्रक्शन देने का तरीका, एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें टीचर को बहुत केयरफुली डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर स्कूल में पॉसिबल है तो एक रिसोर्स रूम भी हो सकता है, जहां पे चीजें या इंस्ट्रक्शनल आवर्स जो है वो मैनेज किए जा सके। सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, बट आप कभी भी स्पेशल स्कूल की बात मत कीजिएगा। स्पेशल एजुकेशन में तो फिर भी हम स्पेशली डिजाइंड इंस्ट्रक्शन, स्पेशल करिकुलम, स्पेशल फैसिलिटी, स्पेशल सर्विसेज, बट स्कूल विल ऑलवेज बी वन। सब बच्चों का स्कूल एक ही होगा, रादर सीवियर डिसेबिलिटी नहीं है, तो हम उसके अलावा तो सबको एक ही स्कूल में रखने की कोशिश करते हैं, और उसी को हम इंक्लूजन बोलते हैं, सबको एक साथ इंक्लूड करना। ओके, ये हो गए जी आपके एक्सेप्शनल चिल्ड्रन से रिलेटेड सारी की सारी चीजें। वे भी कुछ समझ नहीं आया हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके, समझ आ गया हो तो पूछ लीजिएगा। एंड बाकी ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि आप अपने आप, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, आप अपने आप को इमेजिन करो। अगर टीचर से रिलेटेड क्वेश्चन, आप टीचर इमेजिन कर लो खुद को, बच्चे से रिलेटेड है बच्चा इमेजिन कर लो, एक्सेप्शनल या चिल्ड्रन या चाइल्ड से रिलेटेड है तो आप वो इमेजिन कर लो, और फिर सोचो कि आपके साथ क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में आप आइडियल अच्छी चीजें सोच पाओगे, वो आइडियल अच्छी चीजें ही इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सोल्व करवाएंगे। Okay, so thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.